ब्रजेश जी, इन चुनावों में हमने देखा है कि इस बार ईवीएम पर बात ज्यादा नहीं हुई। इस बार के एग्जिट पोल पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया है। अपोजिशन ने भी भरोसा किया, आम जनता ने भी भरोसा किया एग्जिट पोल पर जो आए थे। लेकिन परिणाम जब अब आए हैं तो क्या ईवीएम पर फिर से सवाल उठेंगे और एग्जिट पोल पर सवाल उठेंगे क्या? देखिए, ईवीएम और एग्जिट पोल का से हम लोग परे हटे हैं तो देखा कि अब देखा जाए कि मध्य प्रदेश चुनाव का भी मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कितना ग्राउंड वर्क किया। बीजेपी का जो ग्राउंड वर्क है वो अद्भुत होता है, लगातार संगठनात्मक काम किए जाते हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के प्रमुख हैं वो हारी हुई सीटों की समीक्षा में लग गए हैं और हारी हुई सीटों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? 166 से ज़्यादा सीटें उनके पास हैं, सिर्फ कांग्रेस के पास 66 सीटें हैं। इसके बाद भी वो हारी हुई सीटों की तरफ चले गए और वहां जाके काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो हमारी जीती हुई सीटें उनमें से हम आधी हारेंगे, मगर नई कहाँ से लाएंगे? क्योंकि अगली बार फिर सत्ता में आना है, तो अगली बार सत्ता में आने के लिए फिर इन हारी हुई सीटों में से फिर वो जीतेंगे। तो ये जो बीजेपी का लगातार चर्निंग होती है, लगातार काम होता है, और उसके साथ साथ उसके पीछे जो आरएसएस का बैकअप होता है। आरएसएस वाले कभी ये नहीं कहते कि फला कैंडिडेट को वोट दो। आरएसएस वाले हमेशा जाके कहते हैं कि मजबूत प्रत्याशी को वोट दो, जो राष्ट्रवादी हो, जो देश की सोचता हो, जो समाज की सोचता हो, जो हिंदू धर्म की सोचता हो। वो कभी किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेते। और यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों के चलते बीजेपी इतनी मजबूत होकर उभरती है। बजाय इसके साथ में ये तो होता है कि एंटी इनकम्बेंसी का बोझ उनके ऊपर होता है। मध्य प्रदेश में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हरियाणा में हमने देखा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसकी वजह वही है बीजेपी का ग्राउंड वर्क और किसी नेता पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना। पंकज जी, कहा जाता है कि लोकतंत्र एंटी इनकम्बेंसी से सबसे ज्यादा प्रोन होता है। लोकतंत्र में लोग अक्सर चॉइसेस को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि 2014 से वो एंटी इनकम्बेंसी भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बहुत पीछे छूटती जा रही है। अभी जो चुनाव हुए हैं, जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें क्या आपको नहीं लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी अब कोई फैक्टर बच नहीं गई है? नहीं, देखिए 2008 के बाद से ही देश के चुनावों का जो ट्रेंड रहा है उसमें एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द जो है अब हटा ही दिया जाना चाहिए। मैं इसको बार बार कहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। लोग अब एक समग्रता में सोच रहे हैं। बीजेपी ने उसको प्रो इनकम्बेंसी ले लिया है और हमें भी लगता है ग्राउंड लेवल पे कि इस बार तो सरकार जाने ही वाली है। ये चेहरे से लोग थक चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम शुरू हुई है 2009 के बाद, उनसे एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह खत्म कर दिया है, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहे हैं। और जो भी सरकार है, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट बना लिया है और हर चुनाव के बाद एक नया ग्रुप खड़ा किया है कि इस बार युवाओं के स्कीम लेके आ रहे हैं, फिर महिलाओं की स्कीम है, रोजगार की स्कीम है। क्योंकि उनको भी समझता है कि केवल एक ही मुद्दा, हिंदुत्व या राष्ट्रवाद या किसी चीज से काम नहीं चलेगा। एक ऐसा पॉकेट खड़ा करना पड़ेगा जो किसी भी तरह का विरोध हो जाए, लेकिन इतने लोग हमारे स्थायी वोट रहेंगे। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी को डायरेक्ट बेनिफिट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो फिर क्या आप समझा जाए कि नायब सिंह सैनी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं बीजेपी के, अगर वहां पर आते क्योंकि कांग्रेस अभी भी कह रही है कि अभी अंतिम परिणाम नहीं आया। अगर अंतिम परिणाम बीजेपी के पक्ष में आते हैं, नायब सिंह सैनी ही होंगे, या फिर जैसे मध्य प्रदेश में अचानक से जादू के पिटारे से मोहन यादव निकले और आज मुख्यमंत्री हैं, धमाल मचा रहे हैं, वही चीज हम वहां भी देखने को मिल सकता है हमें क्या? देखिए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो खुद नायब सिंह सैनी या कोई भी नहीं बता पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का ट्रेंड है, ये भी किसी तरह की पर्ची अंतिम दिन ही खुलेगी। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का अनुमान लगाना भी एक तरह से गड़बड़ी कहा जाएगा कि आपका अनुमान क्या है। तो इस पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता इस वक्त। लेकिन ब्रजेश जी, अनिल विज ने कहा था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री पद मिले तो मैं हरियाणा को इतना बदल दूंगा कि लोग चौंक जाएंगे। ये उनका बयान है। मगर वो चुनाव हार गए हैं। अनिल विज, जहाँ तक हमको याद है कि वो काफ़ी टेल कर रहे थे, अब तो शायद वो बहुत पीछे और उनका चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तो बड़ी बात वही है कि बीजेपी में ये प्रिडिक्ट करना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि हमने जो देखा है जो नायब सैनी नाइट वॉचमैन की भूमिका में थे। एक उनको साफ सुथरे व्यक्ति को ला के रखना था खट्टर के सामने, एक युवा व्यक्ति को, तो उनको लेके आए थे। और जो जीत है वो नायब सिंह सैनी की जीत नहीं है, वो बीजेपी की जीत है, बीजेपी संगठन की जीत है। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में ये नई स्ट्रेटजी बनाई थी कि मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को थोड़ा पीछे रखा था। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एमपी के मन में मोदी किया था, वैसे एमपी के हरियाणा के मन में मोदी नहीं किया। उन्होंने मोदी को पीछे रखा, क्योंकि उनको मालूम कि थोड़ी वहाँ जो पिच थी बहुत रफ्तीली थी, तो उसमें मोदी को नहीं उतारा। सिर्फ नायब सिंह सैनी पार्टी संगठन और प्रत्याशी के दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस पर उनको सफलता मिलती हुई दिख रही है। मगर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये उतना ही मुश्किल सवाल है जितना मुश्किल सवाल मध्य प्रदेश में भी लग रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हटेंगे नहीं, क्योंकि उनके दम पे पार्टी ने यहाँ तक जीत हासिल की थी। मगर बीजेपी कई साल आगे की सोचती है। लेकिन जैसे ब्रजेश जी आपने कहा कि अनिल विज चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है
कि हारे हुए सीएम के कैंडिडेट जो चुनाव हार गए हैं उनको भी मुख्यमंत्री बना के चौंका सकती है, जैसे आप गोवा में देखेंगे या उत्तराखंड में देखेंगे। तो यहाँ अभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक पक्ष और है, एक और मजबूत पहलू है जिस पर की बात करनी बहुत जरूरी है, वो है वोट परसेंटेज सर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि हम भले आंकड़ों में पीछे रहें, लेकिन फिर भी अंतिम परिणाम के बाद जो वोट परसेंटेज निकल कर आते हैं बहुत करीब रह रही है पिछली बार जो वोट परसेंटेज था बीजेपी का वो 36.4 था 40 सीटों के साथ, और कांग्रेस का था 31 सीटें थी 28 था 28.1%, तकरीबन 6.8% का बड़ा फर्क था दोनों के बीच में। तो वो फर्क मुझे लग रहा है कि शुरुआत में तो यहाँ बराबर था दोनों सीटों में, मगर यहाँ भी कम से कम 4 या 5% वोट प्रतिशत तो बीजेपी ज़्यादा ही ले जा रही है इस बार कांग्रेस से। पिछली बार हालांकि कांग्रेस ने कवर किया अपना वोट प्रतिशत, मगर फिर भी बीजेपी को पछाड़ नहीं। बस यही मैं कह रहा हूं सर कि हर जगह वो 3 से 4% के बीच में कांग्रेस पार्टी ट्रेल करते दिखाई दे रही है। थोड़ा सीटें भी बढ़ी हैं, वोट परसेंटेज भी बढ़ी है। क्या कांग्रेस पार्टी में ये बदलाव की एक निशानी है क्या कि जब आए हैं राहुल गांधी तो आक्रामक, भले सोशल मीडिया पर ही नजर आए, परसेप्शन में ही सही कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं क्लोज फाइट दे रही है अभी? निश्चित ही क्लोज फाइट तो है, मगर यहाँ तो जीता हुआ चुनाव था कांग्रेस का। यहाँ तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की तमाम जो परेशानियाँ थीं और इतना कुछ था, इतने आंदोलन हुए जाट को लेके, किसानों को लेके, खिलाड़ियों को लेके, मगर वो कुछ भी वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। पूरे जो जनता की नाराज़गी थी कांग्रेस उसको वोटों में नहीं बदल पाई। वोटों में जनता ने जिताया अपनी पुरानी सरकार को, जिसके राजकाज में इतने आंदोलन हुए, सब कुछ हुए। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि देखना पड़ेगा उसको कि इतनी नाराज़गी को वोटों में क्यों कन्वर्ट नहीं करवा पा रही। आखिर वो क्या चीज़ रहती, वो क्यों भांति हॉकी जैसे कांग्रेस खेलती कि आखिरी मौक़ों पे उसके साथ गोल हो जाते हैं। जीता हुआ मैच आखिरी मौक़ों पे, आखिरी क्षणों में जो गोल होते हैं और वहाँ हार जाते हैं। तो इस बार फिर होता हुआ दिख रहा है। एक लास्ट कमेंट पंकज मुकाती जी, आप अपने ही लहजे में मुझे लगता है इस चीज को बेहतर समझा पाए जो परिणामों को आप देख रहे हैं कि मेहनत कितनी की गई, परिणाम क्या कुछ निकल कर आए और बीच में जो लड़ाई हुई है वो जग जाहिर है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस इस बात से खुश है कि उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। आप हर बार मेहनत के साथ ऐसे परसेंटेज 1-2%, 3% बढ़ाते रहेंगे, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार नीचे जाता है। आपके परसेंटेज बढ़ने से कुछ नहीं होता क्योंकि आप सत्ता में नहीं आ पा रहे। और कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है कि आजकल में गठन हुआ है इसलिए साहब पिछली बार से इस बार 2% बढ़ गया, अभी तो हम नई पार्टी हैं, 20 साल बाद हम 20% बढ़ जाएंगे। एक ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, जो अपने आप को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी लिखती है, उसके साथ वोटर है, कैडर भी है। तो वो पार्टी अगर 1-2% की बढ़त पे खुश होगी तो फिर तो भगवान ही मालिक है कि इस चुनाव के जैसे कई परिणाम आगे भी इसी तरह के नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन चुनावों से एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है, हरियाणा चुनाव की खास करके बात करें तो जब राहुल गांधी ये कह रहे थे कि जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, हरियाणा की जनता ने कह दिया कि नहीं, हम जंगल में 2 शेर नहीं रहने देंगे, हमें एक बाघ से ही हम काम चला लेंगे अपना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोड़े जा रहा हूं आपको हरियाणा की जीत की जश्न की तस्वीरों के साथ। केशव